सैंडी रुक जाओ, क्या कर रहे हो? दूर हटो वहां से। मैंने अपने डर को काबू में रख के उसे वहां से दूर किया। वो होश में आया और बोला, तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। सैंडी ने आधी आंखें खोलकर और अंगड़ाई लेते हुए कहा, शायद हमने जो आवाज़ सुनी थी वो सब सैंडी ने नहीं सुनी थी और उसे कुछ पता भी नहीं था कि वह क्या हो रहा था। मेरे दोस्तों के लिए ये ऐसे पहली बार हो रहा था और मुझे उन्हें उस डर से बाहर निकालना था। मैंने कहा, दोस्तों, रात के 2:30 बज रहे हैं। ये जगह हमारे लिए नई है और हमें पता भी नहीं कि बाहर कौन है। कोई चोर भी हो सकता है और ऐसे ही हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ये कहकर मैंने सैंडी और बाकी दोस्तों को शांत किया। हमारे इन सब बातों के बीच वो सारी आवाज़ें और दरवाज़ा पीटना बंद हो चुका था। रूम में एकदम से शांति छा गई। सिर्फ घड़ी की कांटे की टिक 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 आवाज़ गूंज रही थी। मैंने अपने दोस्तों को समझाया कि रात हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। विकी और राहुल को भी हमारे साथ बेडरूम में सोने के लिए कहा। 3 बजे तक सब सो गए थे। मैं अभी भी जो हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा था। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। सब लोग काफ़ी थक चुके थे, सो दोपहर को लेट उठे। सबसे पहले मैं उठा। मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोला। वहाँ पर कोई नहीं था। सब कुछ एकदम शांत था। पर उसके बाद जो मैंने देखा उसे देख के मुझे यकीन हो गया कि हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। दोपहर तक सभी लोग फ्रेश हो गए थे, पर सबके चेहरे पर कल रात की थकावट झलक रही थी और मैं नहीं चाहता था कि वहाँ पर हम और रुके। इसलिए मैंने उनसे कहा कि हम हमारा वेकेशन ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे और हम बाहर अलीबाग घूमने निकल गए। प्लान ये था कि हम बीचेस पे जाके एंजॉय करेंगे और साथ में रहने के लिए नई जगह देखेंगे, क्योंकि मैं जानता था कि वर्षा अपार्टमेंट में रहना बहुत जोखिम भरा हो गया था। जब सभी लोग बीच पे चिल और एंजॉय कर रहे थे, मेरे दिमाग में अभी भी वो आवाज़ें गूंज रही थी। मुझे जानना था कि मैंने जो महसूस किया आखिर वो था क्या, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ऐसे समर वेकेशंस के टाइम पे सभी होटल्स और गेस्ट हाउसेस फुल थे। हमें किसी में भी जगह और बुकिंग नहीं मिल पा रही थी। सभी जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। दोपहर से रात हो गई थी। अभी होटल के मिलने के चांसेस बहुत कम लग रहे थे। तभी एक होटल की बुकिंग हमें मिल जाती है, पर दिक्कत ये थी कि वो होटल रूम हमें रात की 1 बजे के बाद अवेलेबल होने वाला था। पर हम फिर भी खुश थे। हमने सोचा कि रात को खाना खा के जाएंगे और सीधा हमारे बैग्स उठा के दूसरे होटल में चेक इन कर लेंगे। हमें खाना खाते खाते काफ़ी देर हो गई थी। हम गहरी अंधेरी रात में वर्षा अपार्टमेंट पहुंचे। मैंने विक्की और सैंडी को आगे भेजा और कहा, मैं और राहुल कुछ देर में आते हैं। मैं और राहुल रूम नंबर 001 के पास गए और दरवाज़ा खटखटाया। केयरटेकर ने दरवाज़ा खोला। राहुल ने कहा कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आपको इन्फॉर्म करने आए थे। उसने सिर्फ मुंडी हिलाई और दरवाज़ा बंद करने लगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने अपने हाथों से उस बंद होते दरवाजे को रोका और उनसे पूछा, कौन है जो रात को हमारा दरवाज़ा पीट रहा था? कौन है जो रात को पायल पहने सीढ़ियों से ऊपर नीचे दौड़ रहा था? मैं महसूस कर सकता हूँ
यहाँ कुछ तो हुआ था, यहाँ कुछ तो है जो आप हमें बता नहीं रहे हैं। बताइए हमें, मैंने जोर देकर उनसे कहा। केयरटेकर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो ना ही परेशान दिख रहा था और ना ही उसे ये सब सुन के आश्चर्य हुआ था। उसने अपना हाथ, जो एक साइड से पूरा जला हुआ था, मेरे कंधे पे रखा और मुझसे कहा, तुमने जो भी सुना, जो भी देखा, सब सच है। तुम पहले ऐसे नहीं हो जिसे ये बिल्डिंग इतनी जल्दी छोड़नी पड़ रही है। यहाँ ये सालों से होते आ रहा है, जब से वो हादसा हुआ था। हादसा? कौन सा हादसा? मैंने और राहुल ने पूछा। ये कुछ 18 साल पुरानी बात है। वर्षा अपार्टमेंट को बने कुछ साल हुए थे और मेरी नई नई नौकरी लगी थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। पर रात को जब सभी लोग सो जाते थे, तब तुम जिस रूम में रहते हो ना, उसके नीचे के रूम में से बहुत बार किसी के चिल्लाने की, किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ आती थी। हाँ, रूम नंबर 301। उस रूम में 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार था। एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा और उसकी बीवी। शादी को उनके कुछ महीने ही हुए थे। उनका बाकी लोग से ज़्यादा बोलना चलना भी नहीं था। रात को जब किशोर साहब दारू पी के आते थे तो उनकी बीवी को खूब मारते थे और उनकी ही रोने की आवाज़ पूरे बिल्डिंग में गूंजती रहती थी। ये बात धीरे धीरे सबको पता चल गई, पर कोई कुछ नहीं कहता था। किशोर साहब की बीवी यानी संध्या ताई के साथ कभी कभी बातचीत हो जाती थी। जब मैं पानी छोड़ने टेरेस पे सुबह और रात को जाता था, तब उन्हें टेरेस पे समय बिताना बहुत पसंद था। जब जब मैं उन्हें देखता, तब तब हर बार उनके शरीर पर और चेहरे पर एक नया निशान दिखता था। वो मुझे भाऊ के बुलाती थी, पर अफसोस मैं उनका भाई होते हुए भी कोई भी भाई का फर्ज नहीं निभा पाया। उनका रात को रोना और मार खाकर चिल्लाना आम हो गया था। ये सब 1-1.5 साल तक चला। तभी अचानक एक रात, जब मैं रोज की तरह पानी छोड़ने टेरेस पे गया था, मुझे किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं समझ गया था कि ये संध्या ताई की ही आवाज़ है, पर इस बार जैसे वो बहुत तकलीफ में थी। मुझे उनके पायल की आवाज़ के साथ उनका बाकी घरों पर जोर जोर से मदद के लिए आवाज़ लगाना सुनाई दिया। मैं उनके मदद के लिए नीचे उतरूं, तभी मुझे संध्या ताई दिखी, पर वो पूरे आग से लिपटी हुई थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उनके पास मदद करने को दौड़ा, पर आग इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे बुझा नहीं पाया और वो चीखती रही, चिल्लाती रही। पूरे बिल्डिंग में से कोई नहीं आया। मैंने सोचा कि कहीं से पानी या कपड़ा ढूंढूं और उन्हें बचा लूं, पर जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे जोर से एक आखिरी चीख सुनाई दी और बस ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ और बस कुछ पल में सब खत्म हो गया। वो शायद वो जलन बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर टेरेस से कूद गई। उनकी लाश अभी भी जल रही थी, पर बस वो उस रोज की पीड़ा और मार से मुक्त हो चुकी थी। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता। इस चीज का घाव मैं अभी भी लेके घूम रहा हूं। ये सब कहते हुए उनकी आंखें भर आई। फिर क्या हुआ? पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की? राहुल ने पूछा। पुलिस आई, थोड़ी बहुत पूछताछ करके निकल गई। संध्या ताई को किसने मारा था, क्या वो खुदकुशी थी, ये कभी भी साबित नहीं हो पाया। उस हादसे के 1 हफ्ते बाद ही किशोर भाऊ और उनकी माँ यहाँ से निकल गए और उनके साथ ही धीरे धीरे सब लोग एक एक हादसे के शिकार होके या अपार्टमेंट में होने वाली अकल्पित घटनाओं से परेशान होके निकल गए। बस तभी से यही चल रहा है।
मेरे अलावा कोई और यहाँ नहीं रह पाया और ना ही संध्या ताई की आत्मा ने किसी को रहने दिया। तुम लोग भी यहाँ से जल्द निकल जाओ, इससे पहले बच्चों की देर हो जाए। तभी मुझे सैंडी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं और राहुल भागते हुए हमारे रूम पे पहुंचे और देखते तो क्या, सैंडी और विकी रूम के कोने पे बैठे हुए थे। मैं और राहुल उनसे बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, बट उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बस सैंडी ने अपने हाथ उठाकर दरवाजे के ओर इशारा किया और मैंने एक छवि को दरवाजे पे खड़े देखा। अब तक जिसके होने का एहसास और जिसके पायल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, अब वो मेरे सामने थी, बिल्कुल जैसे केयरटेकर ने हमें बताया था। वैसे ही संध्या ताई मेरे सामने खड़ी थी। मेरा शरीर जैसे जम गया। इससे पहले मैं कुछ करूं, वो छवि जोर से चीखी और चीखते हुए टेरिस की ओर भागने लगी। ये क्या था? ये किसकी आवाज थी रोहित? वहां पर कौन था? कौन था वहां पर? ये किसकी आवाज थी? राहुल डर के बोला। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। राहुल उसे देख ही नहीं पाया था। उसे बस संध्या ताई की आवाज सुनाई दी थी। मैंने बिल्कुल समय नहीं गवाया, तुरंत बैग्स उठाए। तब तक विकी और सैंडी होश में आ गए थे। उनका हाथ पकड़ के हम लोग दौड़ते हुए वहां से निकले। राहुल ने फौरन कार स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सका हम लोग वहां से भाग गए। हाँ, अब शायद आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं और हमारे साथ क्या हुआ था। ये मेरे साथ घटी हुई कई अकल्पित कहानियों में से एक थी। ऐसे बहुत सारी कहानियां और बाकी है। उसके लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, नई स्टोरीज जैसे आए उसे तुरंत देखने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तब तक अकल्पित कहानियां आपका इंतजार कर रही है दोस्तों।